आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 मई को कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने राज्यों में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हों और बाजार खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी थी। वहीं राज्य सरकार ने जिलों के हॉट स्पॉट ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के किस तरह से बाजार खुलवाने हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा मथुरा वृंदावन शहरी आवास होने के कारण हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर कंटेनमेंट जोन को 3 दिन वृंदावन तथा 3 दिन मथुरा के बाजार खोलने की बात कही। बुधवार को आई शासन के आदेश अनुसार जब वृंदावन का बाजार गुरुवार, शनिवार और सोमवार को प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक खुलेगा। इसके तहत लगभग 60 दिन से वृंदावन नगर में व्यापारिक गतिविधियों पर विराम लग चुका था, लेकिन 21 मई गुरुवार को शासन द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार बाजार खुले गए। दुकानदारों ने भी दुकान की सफाई कर सामान की बिक्री करना प्रारंभ किया। साथ ही व्यापारी के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी देखने को मिली। बिल्कुल, अभी तो ठीक है, उसका गाइडलाइन अभी ठीक है। इसके बाद जो है जैसे भीड़ मतलब ज़्यादा आएंगे तो अपने आप बढ़ेगा। जैसे कोई मरीज नहीं निकला। और सर कितने बजे से कितने बजे तक मार्केट खुलेगा? सुबह जो है 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप लोग सहमत कितने गाइडलाइन? ठीक है, सहमत है। अभी फिलहाल जो है बिल्कुल मार्केट में अभी कोई ग्राहक वाली स्थिति नहीं है। शासन के आदेशानुसार जैसे 9 बजे से लेकर शासन के अनुसार जो आदेश हुआ है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का, उसका पालन करते हुए पूरी जो उन्हें सावधानियाँ दी हैं उसका पालन करते हुए अपनी यहाँ से दुकानों की शुरुआत हमने की है। अभी मार्केट में ऐसी कोई ग्राहकी नहीं निकली है। ठीक है, आगे जैसा होगा उसके हिसाब से चलेंगे। नमस्कार, मैं अंशु गौड़, मथुरा न्यूज़ 24 से। इस समय वृंदावन के सबसे व्यस्ततम बाजार अनाज मंडी, सराफा बाजार और बाजार के मध्य में मैं खड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 महीने से बाजार बिल्कुल बंद थे लॉकडाउन के कारण। कोरोना वायरस को देश भर में कोरोना वायरस के चलते हुए 2 महीने से व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा था और व्यापारी अपने घर में बैठे हुए थे। केवल किराना और मेडिकल स्टोर और दूध और सब्जी वगैरह ही मतलब आवश्यक वस्तुएं ही बाजार में उपलब्ध थी। लेकिन अब सभी प्रकार की घरेलू वस्तुएं जो भी रोज़मर्रा में काम आने वाली हैं उसके बाजार खुल गए हैं। व्यापारियों के चेहरे पर रौनक आ गई है, क्योंकि 2 महीने से वह व्यापारी अपने घरों में थे और आज वह अपनी दुकानों को खोल रहे हैं और दुकान खोलने के साथ साथ अपनी दुकानों की सफाई भी कर रहे हैं। और वह आकर के यहाँ पर इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि 2 महीने के बाद अपनी दुकान पर बैठे हैं। लॉकडाउन 4 के बाद बुधवार को आई शासनादेश के अनुसार गुरुवार की प्रातः बाजार खुलने लगे। इसे देखते देखते बाजार में रौनक भी आने लगी। साथ ही दुकानदारों के दुकानों पर ग्राहकों की बिक्री देखने को मिली। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं देखने को मिला तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं बाजार में सामान लेने आए 2 पहिया वाहनों पर 1 से अधिक लोग बैठे हुए दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोककर उनको समझाया। साथ ही कुछ लोगों के चालान भी रोककर किए गए। पुलिस द्वारा मंडी चौराहे पर, बजाजा शराब बाजार आदि क्षेत्रों में लगातार माइक द्वारा अनाउंस किया जा रहा था कि सरकारी नियमों का पालन करें और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को ना तोड़े। साथ ही दुकानदारों को पुलिस ने चेतावनी भी दी। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। 25 मार्च से सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। वहीं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा। बच्चों की फीस जमा न करने की स्थिति में आ गई। कुछ विद्यालय तो फीस जमा करने की अभिभावकों से मांग कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में मथुरा मार्ग स्थित आदर्श विद्या मंदिर ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि उसमें सभी छात्रों का वार्षिक शुल्क सहित मई और जून की फीस भी माफ कर दी। इस बारे में बताते हुए प्रबंधक समिति के अध्यक्ष आलोक गोस्वामी ने कहा और साथ ही प्रधानाचार्य ने भी कहा कि हमारे विद्यालय ने हमारे विद्यालय की कमेटी है उसने बहुत अच्छा एक पहल की है, जिसमें कि हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि नए विद्यार्थियों के एडमिशन पे उनकी जो एडमिशन फीस होती है, जो अतिरिक्त सभी स्कूल ही लेते हैं, वो भी हम इस वर्ष नहीं लेंगे। और मात्र ट्यूशन फीस जो कि महत्वपूर्ण और शिक्षा शुल्क केवल वही लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर बात करें तो आपका जो नवीन शुल्क होता है कितने रुपए का होता है? वैसे लगभग 1000। जो नए बच्चों होते हैं उनका एडमिशन फीस लगभग 1000 के आसपास आता है। वो भी माफ किया जाएगा। वैसे 1000 रुपये होता है और वो माफ़ किया गया है। और आने वाले सभी विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने का मार्गदर्शन दिखाया गया है।
विद्यालय की प्रबंध कमेटी ने और विचार करके हम लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि सभी लोगों को जीवन पे भारी असर पड़ा है कोविड-19 का, और वास्तविकता ये है कि लोगों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रयास है, 45 वर्ष से ये विद्यालय सेवा के भाव से ही कार्य कर रहा है। इसका हर विद्यालय व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं रखता है, इसीलिए ये विद्यालय में बहुत मामूली फीस है। वार्षिक शुल्क हम जुलाई के महीने में जो लेते हैं उसे माफ़ किया गया है। उसके अलावा वो लगभग 1500 रुपये होता है फीस सहित मिलाकर, और मासिक शुल्क जो है 900 रुपये महीना लगभग होता है, वह भी माफ़ किया गया है 2 महीने का। कौन से महीने? मई और जून महीने का पूरी तरह माफ़ किया गया है, और मार्च तक तो शुल्क आ ही चुका था। 21 तारीख के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, और अप्रैल का शुल्क भी माफ़ रहेगा। वाहन शुल्क केवल अप्रैल की बच्चों की फ़ीस आएगी, और हमारे विद्यालय के जो स्टाफ हैं उन सबको जिस प्रकार से हम तनख्वाह देते आए हैं, सैलरी देते आए हैं, वह सैलरी विद्यालय प्रदान करेगा। आपने एक ऐसा ऐतिहासिक वो दिया है, तो आप अन्य विद्यालयों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक हमारे जीवन काल में तो ये पहला अवसर है कि जो इस प्रकार की आपदा विश्वव्यापी, जिसका असर भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन ये बड़ा विचारणीय है कि भारत इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी सफलतापूर्वक इस बीमारी का सामना कर रहा है कि जिसकी बहुत बड़ी मानव क्षति नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक क्षति हुई है। उसमें जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस तरह से अपना योगदान दे सके, वह एक प्रकार का देश प्रेम है, देशभक्ति है। देश प्रेम का, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ें। हमें अपने स्तर से, चाहे वो स्वच्छता अभियान के दृष्टिकोण से हो, गरीब लोगों की सहायता के दृष्टिकोण से हो, लोगों को भोजन देने के दृष्टिकोण से, हम लोगों का विद्यालय 45 वर्षों से कार्य कर रहा है वृंदावन में ब्रजवासी बालक बालिकाओं की शिक्षा में, और शुरू से हमारे पूज्य पिताश्री का ये लक्ष्य रहा, उन्हीं के द्वारा सन 74 में स्थापित है श्री चैतन्य गोस्वामी जी महाराज के द्वारा, कि अधिक से अधिक ब्रजवासी बालक बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि उन्नत हो, अच्छी शिक्षा हो। अंग्रेजी माध्यम का ये विद्यालय है, लेकिन अपने भारतीय संस्कारों को हम इसमें प्राथमिकता देते हैं, और जिसका व्यवसायीकरण ना हो, उतनी फीस ली जाए जितने से विद्यालय का खर्चा चल सके। इस समय आपात स्थिति में थोड़ा विद्यालय को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये ऐसा सदकार्य करने से हमें भी बड़ा हर्ष फील हो रहा है, बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है, और विद्यालय के बच्चों को, उनके परिवारों को और सभी को उसमें बड़ी सहानुभूति, और कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अगर हमारे मन में ये भाव है कि हम लोगों के लिए सेवा कर सकें, तो अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकल आता है। कितने विद्यार्थियों और कोई और भी सुविधाएं देंगे विद्यार्थियों को? लगभग 200 विद्यार्थी हैं विद्यालय में हमारे, नर्सरी से 5th तक का विद्यालय है ये, और बच्चों को पुस्तकें भी विद्यालय से दी जाती हैं, उसमें भी डिस्काउंट देने की, अधिकतम छूट देने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ पुस्तकें, सरकारी पुस्तकें जो चलती हैं विद्यालय, वो मार्केट से मिलती हैं, अगर वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी तो बच्चे वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो जितने कम से कम दाम में बच्चों को कॉपी पुस्तक दी जा सकेंगी, जुलाई के महीने में विद्यालय खुलने पर सरकारी आदेश के अनुसार, तब जो है हम उसकी व्यवस्था करने के लिए भी तत्पर हैं। और विद्यालय में बच्चों से भी हमारी ये योजना है कि जुलाई माह में जब विद्यालय खुलेगा तो पीएम केयर्स फंड में भी हम कुछ कलेक्शन करके सांकेतिक रूप से जितना बच्चा, ताकि बच्चों के मन में भी ये धारणा हो कि हमें भी अपने देश के लिए आर्थिक सहयोग भी करना है, शारीरिक सहयोग भी करना है, सामाजिक सहयोग भी करना है, उनके अंदर ये प्रेरणा मिले। इसलिए जो भी एक रकम इकट्ठा होगी, विद्यालय का स्टाफ और हम सभी लोग मिलके वह भी जमा कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारी आगामी योजना है। जैसा कि आपके विद्यालय प्रबंधन द्वारा जब आपने फीस माफ़ की गई है, कुल कितने महीने की फीस माफ़ हुई हो, कितना इसमें बजट आपके विद्यालय द्वारा माफ़ किया गया बच्चों के लिए? विद्यालय में देखिए लगभग जो है 900 रुपये मासिक बच्चों का शुल्क लिया जाता है वाहन सहित। उसमें हमने ये पूरी तरह से 2 महीने की माफ़ की है, और अप्रैल के महीने में वाहन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वह पूरा वाहन शुल्क माफ़ किया है। और जुलाई के महीने में जो बच्चों का ईयरली चार्ज लगता है, वह भी हमने पूरी तरह से
माफ़ किया है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का, जिसमें वह आएगा विद्यालय के ऊपर, वह विद्यालय वहन करेगा। और जो भी इसके अन्य लोग भी सहयोग करते हैं विद्यालय को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्थितियों में सहायता करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम अपने व्यक्तिगत रूप में उसको करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम बच्चों के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ने देंगे, ताकि वो सहजता से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। मथुरा जगन्नाथपुरी स्थित सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के कैंप कार्यालय पर पंडित सोहनलाल शर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में पंडित प्रेमदत्त मिश्र मैथिल द्वारा रचित कल्लोलिनी काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि पंडित सोहनलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। काव्य संग्रह पर चर्चा करते हुए संस्थान सचिव पंडित नारायण प्रसाद शर्मा ने कहा कि पंडित प्रेमदत्त मिश्र मैथिल जी आज हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके परिष्कृत अंतःकरण से कल्लोलिनी काव्य संग्रह हमारे मध्य है। कल्लोलिनी श्री मैथिल जी का अंतिम एक अनूठा काव्य संग्रह है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के आधार पर रचा था, परंतु इसका प्रकाशन नहीं करा सके थे। उन्हीं की अंतिम इच्छा स्वरूप, उन्हीं के आशीर्वाद से इसे प्रकाशित कराने का सौभाग्य एवं अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें हृदय से अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कल्लोलिनी मैथिल जी की 336 कविताओं का एक अनुपम संग्रह है, जिसमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा झलकती है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने मुझे बुलाकर इस पुस्तक को प्रकाशन कराने की जिम्मेदारी मुझे सौंपते हुए कहा था कि मेरे इस अधूरे कार्य को तुम्हें पूरा करना है। अपने भतीजे एवं अपने निकटतम संबंधी आज सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के संस्थापक एवं संस्था में अग्रणी ब्रज के प्रसिद्ध कवि श्री पंडित प्रेमचंद जी मिश्र मैथिल के द्वारा समय समय पर काव्य रचनाएं की गईं और वे धुरंधर कवि थे। ब्रजभाषा के व मैथिली के व अन्य प्रकार की सभी कविताएं काव्य में और पद्य में काव्य लिखते थे, गद्य में भी लिखते थे। आज उनके द्वारा अब तक 42 पुस्तकें का विमोचन हो चुका है। आज उनके स्वर्गवास के बाद उनकी इच्छा थी कि उनकी 43वीं पुस्तक कल्लोलिनी का विमोचन हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके स्वर्गवास के बाद उस कार्य को आज सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान तथा उनके पुत्रों ने आज इस कल्लोलिनी के प्रकाशन के बाद उसका विमोचन कर रहे हैं। आज सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के कैंप कार्यालय पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में हमारे श्री प्रेमदत्त जी मिश्र मैथिल ने प्रत्येक प्रकार की रचनाओं का वर्णन किया है, जो जनोपयोगी हैं तथा समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। हम इन कविताओं से, इस काव्य संग्रह से अपने सभी सदस्यों से विनती करते हैं कि इससे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा जो कविताएं समाज के जागृत करने में, समाज की उन्नति में काम आती हैं, उनका ग्रहण करें। धन्यवाद। जनपद मथुरा के शेरगढ़ कस्बा के थाना के स्टॉक रूम में रखी हुई शराब को नष्ट कराया गया। शेरगढ़ थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि यह शराब कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए लाई जा रही थी, जिसको हमारी टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। शराब की मात्रा लगभग 30,000 लीटर, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब को थाने के सामने जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर शराब को डलवाया गया और उसमें आग लगा दी गई। बाद में उस गड्ढे को मिट्टी से दबा दिया गया। इस मौके पर आबकारी विभाग की टीम व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वृंदावन मोहिनीनगर थाना वृंदावन निवासी पंकज कुमार पुत्र राजू शर्मा उम्र करीब 18 वर्ष अपने 3 दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गए थे। समय करीब 11 बजे पंकज उपरोक्त नदी में डूब गया, जिसकी तलाश गोताखोरों द्वारा कराई गई। गोताखोरों द्वारा पंकज को तलाश कर लिया गया। तत्काल सरकारी वाहन से 100 सैया अस्पताल हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। ये पंकज शर्मा सनाफ राजू शर्मा मोहिनी नगर वृंदावन का निवासी था। उम्र लगभग इसकी 18 साल थी। यह यमुना नदी पे नहाने आया था, ये पानी घाट पुल के पास। ये डूब गया है। गोताखोरों को तत्काल बुलवाया गया था। गोताखोरों की मदद से बच्चा रिकवर हो गया है और गाड़ी में रखवा के 100 सैया हॉस्पिटल तुरंत भिजवाया गया है। देश में कोरोना वायरस के कारण संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।
हालांकि अब झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारियां कर ली हैं। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई तक की गई है। वहीं अब झारखंड सरकार ने 1 जून से राज्य में विद्यालयों को खोलने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने के साथ ही लॉकडाउन के कारण बाधित पढ़ाई भी भरपाई के लिए समय को बढ़ावा दिया है। झारखंड सरकार ने पढ़ाई के समय के 2 घंटे के लिए बढ़ावा दिया है। इसके चलते अब स्कूल में पढ़ाई का समय 5 घंटे से बढ़कर 7 घंटे कर दिया गया है। साथ ही शनिवार को हाफ डे नहीं होकर फुल डे होगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बुधवार को विकराल चक्रवात अम्फान की वजह से भारी तबाही हुई और 13 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले भीषण चक्रवाती तूफान की वजह से हजारों मकान नष्ट हो गए हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम ने कहा है कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। चक्रवात अम्फान को लेकर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ओडिशा के लोगों ने इसके प्रभावों का बहादुरी से मुकाबला किया है। गोकुल में एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद जब उसके दोनों बेटों का सैंपल लिया गया तो एक बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात्रि में L1 में भेज दिया और गोकुल में सर्वे का दूसरा चरण भी तेज गति से प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद गोकुल को जहां पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अपना सर्वे तेजी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि अभी लगभग आधा दर्जन लोगों को सैंपल के परिणाम आना बाकी है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गोकुल में कुल कितने पॉजिटिव केस में निकलते हैं? वर्तमान में गोकुल में प्रशासन द्वारा सभी सुविधा दी जा रही है और जो रात को रेस्क्यू किया गया है गौरव खंडेलवाल का, उसके तहत उनको L1 फैसिलिटी वृंदावन में एडमिट कर दिया गया है। लगभग सोमवार को 8 जनों के सैंपल हुए थे, जिसमें से 7 नेगेटिव आए हैं, 1 पॉजिटिव आया। तत्पश्चात कृष्णा कुटीर से भी अभी सैंपल जाने हैं इन्हीं के परिवार से और उनके सैंपल आने में समय लगेगा। आगे की कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। वर्तमान में स्थिति प्रशासन के अधीन है और पूरे नियंत्रण में है। तो कुल मिलाकर कितने सैंपलों के परिणाम आना रह गया है? अभी लगभग 6-7 सैंपलों का और परिणाम आना बाकी रह गया है। तत्पश्चात आगे की स्थिति पूरी प्रकट होगी कि आगे हमने किस प्रकार से रूपरेखा। गुरुवार को बलदेव के कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस महामारी के तहत उत्पन्न हुई आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बलदेव के पंडित समाज के लोगों ने एसडीएम महावन को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि पिछले काफी लंबे समय से कस्बे में कोई भी जजमान एवं श्रद्धालु नहीं आ रही हैं, जिस कारण उन पर आर्थिक संकट गहरा गया है। उसी समय समस्याओं को लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम महावन को दिया गया, जिसमें उनकी मांग थी कि आज जो यहाँ के समाज के लोग हैं वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अतः प्रशासन द्वारा इनकी मदद की जाए जिससे कि आर्थिक संकट से उबर सकें। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारी ब्रजेश पांडे द्वारा बताया गया कि ब्रजेश पांडे उपाध्यक्ष में कल्याण सेवा समिति बलदेव के, आप अध्यक्ष हैं हेमंत पांडे कल्याण सेवा समिति, आप मंत्री हैं किशोरीलाल पांडे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने एसडीएम महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, तीर्थ पुरोहित लोगों पे इस समय आर्थिक रूप से बहुत गहरा संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं का आना जाना भी बंद हो रखा है। तो उस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय अपने उप जिलाधिकारी महावन जी को। तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। मांग क्या थी आपकी? मांग में आर्थिक सहायता के संबंध में हमने उनको ये ज्ञापन सौंपा। मतलब तीर्थ पुरोहित महासभा को आर्थिक सहायता दी? जी जी जी। थाना गोंडा क्षेत्र में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे सीओ परशुराम सिंह और गोंडा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सूचना दी और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच नमूने लिए गए। परिजनों द्वारा बताया गया कि धीरेन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी नगला पहाड़ी किसान है। कल सुबह से ही वह गायब है, शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों के ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। नगला पहाड़ी के समीप ईंट भट्टे की लेबर ईंट पाथ रही थी, तभी उनकी नजर बम्बे के सहारे पेड़ पर गई और पेड़ पर व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। आसपास के गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और परिवारीजन
मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि धीरेन्द्र की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है। सीओ परशुराम सिंह द्वारा बताया गया कि सूचना मिली थी कि शव पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ है। मौके पर थाना अध्यक्ष अनुज सैनी और फॉरेंसिक टीम द्वारा शव के जांच नमूने लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। हाँ, ऐसे गोंडा द्वारा जानकारी मिली थी कि एक शव पेड़ पर लटका हुआ है। इस सूचना पर थाना गोंडा की एसओ में फोर्स के मौके पर पहुंच गए। मैं भी आया हूँ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम धीरेन्द्र कुमार है, पुत्र कुमार नंगला पहाड़ी का रहने वाला है, पेड़ पर गमछे से फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला है। जानकारी मिली है कि कल ये दोपहर से घर से लापता था। रात भर लोग गरबार ढूंढते रहे। आज यहाँ पर ये भट्टे पर लेबर काम कर रही है। उसके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति लटका हुआ है। उस सूचना पर सभी लोग मौके पहुँचे। फॉरेंसिक टीम मौके पर आ गई है और वो आवश्यक स्थलीय निरीक्षण कर रही है। इसके बाद तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।